नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज की वीडियो में। आज थोड़ी-थोड़ी हम लोग 2 चीज़ों पे बात करेंगे। डोमेस्टिक तो बात करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो संसद में बिल पास होने थे, वो पहले चर्चा हो चुकी थी। जो नए कानून इंडियन पिनल कोड को और बाकी जो क्रिमिनल लॉज़ वगैरह भारत के, वो बदले गए हैं और नया कोड लाया गया है। वो पास हो गया, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा देश के लोगों को क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें आ गई हैं। ऐसे ही टेलीकॉम बिल पास हुआ है, उसमें जो कुछ हुआ है तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। अगर चाहिए होगा आपको उसके बारे में डिटेल्स कुछ, तो एक अलग से बना लेंगे। जैसे टेलीकॉम बिल है, उसकी बहुत आवश्यकता थी और उसमें जैसे अब एक प्रावधान किया गया है कि फर्जी सिम का अगर कोई प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाएगा, मतलब अपनी आईडी ना लगा के किसी और की आईडी लगा करके कोई सिम चला रहा है, तो 5 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पे किया जा सकता है। क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रॉड और के केसेस में अक्सर ये देखा गया है कि फर्जी सिम प्रयोग में लाई जा रही थी। ऐसे ही जो नए ये क्रिमिनल कोड वगैरह आए हैं, तो इसमें भी जो एक अदालती व्यवस्था में लोगों का शोषण होता था, उसको रोकने के लिए एक 3 साल की वो लगा दी गई है कि सारे मुकदमों का फैसला 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये जो डेट पे डेट बढ़ा-बढ़ा के वकील और तमाम लोगों को परेशान किए रहते थे और 20-20, 25-25 साल मुकदमे चलते रहते थे, तो वो कहानी अब खत्म हो जाएगी। मतलब मामूली से मुकदमे 6-7 साल, 8 साल चलना मामूली सी बात थी। आपका किसी से झगड़ा हो गया, तू-तू मैं-मैं हो गई और कहीं कोई अगर आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी, तो उसी में आपको 6-7 साल 8 साल बर्बाद। तो ये सारी चीज़ों को कर दिया है कि 3 साल के अंदर-अंदर मुकदमे खत्म होने चाहिए। तो एक तो ये कहानी है। अब हम लोग आते हैं कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान बड़ा अजीब-गरीब काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको शायद एक खौफ बैठ गया है दिमाग में कि भारत पीओके ले लेगा और जो हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को अब ये भी समझ में आने लगा है कि अब बहुत ज़्यादा समय तक पाकिस्तान को एकजुट रखना मुश्किल है। इसमें टूट और बिखराव होगा और बांग्लादेश की तरह इसके फिर से 2-3 टुकड़े होने वाले हैं। अब ये चीज़ पाकिस्तान आर्मी और वहाँ के नेताओं को भी समझ में आने लगी है। वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत से पीओके बचाएँ या पूरे पाकिस्तान को टूटने से बचाएँ। अच्छा, जो बाकी का टूटने वाला कहानी है इनकी, उसमें भारत को ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून वगैरह हैं, ये लोग तो अलग होने के लिए तैयार बैठे हैं पाकिस्तान से। तो और ये अपनी संघर्ष को जारी किए हुए भी थे, कर रहे थे लड़ाई इनसे, पाकिस्तानियों से। सिर्फ़ वो कमज़ोर इसलिए पड़ रहे थे क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो थी, वो इन पे भारी पड़ती थी। लेकिन हाल के दिनों में जो पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब हुई है, जो अर्थव्यवस्था उनकी टूटी है, तो उसके बाद से पाकिस्तान की आर्मी की क्षमता नहीं रह गई है इनसे लड़ने की और दिन पर दिन ये हालत इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। तो और अभी इसका कोई सुधार भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इनको बिलियंस ऑफ डॉलर के विदेशों के कर्जे वापस करने हैं और इनको एक-एक बिलियन डॉलर के लिए ये तरस रहे हैं, लोन्स इधर-उधर से ले रहे हैं। अ, जो इनके पास लोन-वोन आता भी है, तो वो तुरंत दूसरे कर्जों का, उनके ब्याज देने और इन सब चीज़ों में ही खत्म हो जाता है और ये चलता रहेगा इनके साथ। अगले 30-40 सालों तक इनकी स्थिति यही बनी रहने वाली है। तो अगर ये हालत है, तो पाकिस्तान का सर्वाइव करना तो मुश्किल है। ये चीज़ अब पाकिस्तान आर्मी को भी समझ में आ गई है और 5 दिन अमेरिका में रह कर के आसिम मुनीर आए हैं। साथ में नदीम अंजुम को भी ले गए थे अपने आईएसआई चीफ को, जबकि नॉर्मली उनके जो नियम कानून और प्रोटोकॉल्स हैं, उसके मुताबिक आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ एक साथ कहीं ट्रैवल नहीं करते। लेकिन ये दोनों गए। वहाँ पे इनका कोशिश शायद ऐसी थी कि
ये पाकिस्तान अमेरिका से कुछ मदद मांगने के चक्कर में गए थे कि हमको ये टीटीपी से लड़ाई लड़नी है, और उनको ब्लैकमेल करने गए थे अमेरिका वालों को कि आप लोगों ने जो हथियार छोड़े थे अब अफगानिस्तान में, वो हथियार लेकर के अब टीटीपी वाले हम हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो अब उनसे लड़ने के लिए हमको मदद करो, हमें भी हथियार दो, पैसा दो, ताकि हम इनसे लड़ सकें। मजे की बात है कि वहाँ की जो पाकिस्तानी दूतावास है, वहाँ पे असीम मुनीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो किया था, आयोजन किया था, और पाकिस्तानियों को बुला बुलू के मीटिंग वीटिंग की थी। उसमें उसने जो कुछ कहा है, तो उसने ये कहने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का जी जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, और हमारी स्ट्रेटजिक लोकेशन है, और सेंट्रल एशिया की तरफ जाने के लिए रास्ता हमारे यहाँ से होकर के जाता है, आदि आदि बकवास। अब अगर देखा जाए तो दुनिया में भाई सेंट्रल एशिया की तरफ कोई जाएगा तो कौन जाएगा? तो तीन मेजर जो ग्रुप्स हैं या जो फोर्सेस हैं, जिनको कि जो बड़ी ट्रेडिंग या बिजनेस कम्युनिटीज या कंट्रीज कह लो, तो पहला तो यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से लगा हुआ एरिया है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने जो स्थान फिस्तान हैं, तो इनके जस्ट ऊपर यूक्रेन और ये सारी कंट्रीज, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये सब आ जाते हैं, और इनके बाजू से पूरा वो यूरोप चालू हो जाता है, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, और उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, ये सब कनेक्टिविटी चालू है, तो वो बाई रोड कनेक्टेड है। तो उनको पाकिस्तान आने की क्या जरूरत है? वो तो, और वो नॉर्थ में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नॉर्थ की साइड में थोड़ा सा जाएंगे आप, तो ये कंट्रीज हैं सारी यूरोप की, तो उन्हें पाकिस्तान आने की तो जरूरत ही नहीं, उनका तो सीधा ऊपर से रास्ता है ना। दूसरी एक ताकतवर इकोनॉमिक फोर्स जो है वो चाइना है, तो चाइना के साथ भी वही चक्कर है। चाइना का भी तिब्बत के बाद जो एरिया शुरू हो जाता है, तो तिब्बत के बाद ये सारी कंट्रीज शुरू हो जाती हैं, तो वो भी बाई रोड कनेक्टेड है, उनको भी पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। तीसरा एक इकलौता बचता है भारत, जिसको कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है कि हाँ हमको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक पहुंचना है, हमारे लिए मजबूरी है कि हमारे लिए पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन अगर हम पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान ले लेते हैं, तो हमारा बॉर्डर लग जाता है अफगानिस्तान से, और वहां से थोड़ा सा आप नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, आप सीधे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, तजाकिस्तान वगैरह में आप एंटर कर जाएंगे। तो भारत के लिए भी टेम्पररी एक प्रॉब्लम है कि हाँ हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन उसका जवाब ये है कि भाई हमारे पास चाबहार पोर्ट है ईरान में। चाबहार पोर्ट से हम एक रेलवे लाइन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी हद तक हो भी गया है काम, ईरान की तो ऑलरेडी है, अफगानिस्तान में बात चल रही है, तो अफगानिस्तान के थ्रू हम एक रेलवे लाइन खींच देंगे, तो चाबहार पोर्ट से सीधा फिर बाई ट्रेन और बाई रोड हमारी एक्सेस बन जाती है ताजिकिस्तान और बाकी ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक। तो भारत के लिए भी अभी ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है वहां तक जाना। ईरान के साथ हम लोग वैसे ही INSTC जो कॉरिडोर चला रहे हैं, जिसमें रशिया से वाया ईरान होते हुए भारत माल आता जाता है, वो INSTC कॉरिडोर भी इन्हीं सेंट्रल एशियन कंट्रीज से होकर के वाया ईरान ही अप्रोच है, तो वो हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सेस है, तो पाकिस्तान की जरूरत है किसको? हाँ, जियो पॉलिटिकल लोकेशन के नाम पे ये अपना लोकेशन बेचने जाते हैं अमेरिका को कि ओ जी आ जाओ आप, हमारे यहाँ अड्डे ले लो, बैठ जाओ आप, और आप जा कर के अफगानिस्तान में मारकाट करो, फिर से ये करो वो करो, और सेंट्रल एशिया में घुस जाओ। तो पाकिस्तान बेसिकली कोशिश ये कर रहा है कि भारत के साथ किसी तरीके से एक पीस और समझौते वाली बात की जाए, और फिर हम लोग ये बलूचिस्तान और पश्तून वाला एरिया जो है, खैबर पख्तूनख्वा, इसको हैंडल करें, और यहाँ पे ये लोग जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं इसको हम लोग कुचल दें। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि भारत से हमारे समझौते शांतिपूर्ण रहें। अब भारत से शांतिपूर्ण रहने का एक ही इलाज है
कि भारत से आपको फिर पीओके को लेकर के बातचीत करनी पड़ेगी या भारत को पीओके चुपचाप दे देना पड़ेगा, तो भारत शांत रहेगा। वरना आप अगर वहां लड़ने जाओगे, भारत यहाँ आपको दो झापड़ मार के पीओके छीन लेगा। तो वो गिव एंड टेक का कहानी करने की ये लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं, और शायद उसमें अमेरिका की ये मदद मांग रहे हैं कि ठीक है जी, इंडिया को हम पीओके दे देंगे, बदले में इंडिया से कुछ पैसे दिलवा दो। तो और ये पॉसिबिलिटी मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि अचानक आप देखेंगे तो इमरान खान के पीछे पूरी आर्मी पड़ गई और इमरान खान को साइडलाइन करके जेल वेल में डाल दिया, जबकि इमरान खान को लाने वाले ये आर्मी वाले ही थे। तो इमरान खान से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई थी? इमरान खान से दुश्मनी ये हो गई थी कि कश्मीर वाले मामले को लेकर के इमरान खान थोड़ा-सा पुरानी लाइन पे चल रहा था कि नहीं जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये वो, और उसने हंगामा किया था 370 हटने के बाद कि इसका विरोध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर के काफ़ी हल्ला मचाया था। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की पब्लिक इमरान खान की बड़ी फ़ैन है। तो इमरान खान अगर पाकिस्तान में किसी एजेंडे को लेकर के हल्ला करने लगता है, तो पाकिस्तानी पब्लिक का दिमाग उसी तरफ चल पड़ता है, और वो आर्मी उससे थोड़ा-सा परेशान थी, तो इसलिए उसको भगा दिया। अब वो लोग लेकर के आना चाहते हैं नवाज़ शरीफ को। नवाज़ शरीफ है व्यापारी आदमी, धंधे वाला आदमी है। उसका एक ही मैंडेट है कि तुम किसी तरीके से भारत के साथ एंगेज करो, कुछ गिव एंड टेक करके सेटल करो मामले को। बस ये हो कि भारत से कोई लड़ाई ना हो, क्योंकि अगर भारत से किसी तरीके की पीओके को लेकर के लड़ाई होने लगी, तो भी ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इनके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि फिर ये लोग इनके ऊपर चढ़ बैठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की वो कैपेसिटी नहीं है कि वो दोनों साइड मोर्चा संभाल सके। वो किसी एक साइड ही लड़ सकते हैं। तो अगर भारत के साथ शांति रहेगी तो ही उधर करेंगे। अब प्रॉब्लम इनके साथ एक साथ ये क्या हो गई है कि ये मर रहे हैं भूखे। ऐसी हालत में ना पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान वाले इनके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी खाना, आटा, दाल, पानी, बिजली, बत्ती हर चीज़ की दिक्कत हो रही है। और वही हाल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का, ये भी इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। अलग दोनों होना चाहते हैं। पीओके जीबी वालों के पास खुद लड़ने की ताकत इनसे नहीं है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसको लेने के लिए भारत इंटरेस्टेड है, तो भारत की ताकत उनके पीछे है, वो बहुत बड़ी ताकत है। तो वो समस्या है, और इधर वाले जो हैं, इधर वाले तो लड़ ही रहे हैं, और अब तो खतरनाक होते जा रहे हैं वो। जिस हिसाब से वो 20-30 आदमी जब चाहे तब मार देते हैं पाकिस्तान आर्मी के और पुलिस के, तो ये भी लड़ाई खतरनाक होती जा रही है। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत से लड़ना, और इन दोनों से लड़ने में आसान ऑप्शन तो फिर भी ये है कि इन लोगों से लड़ लो। खैबर पख्तूनख्वा वाले जो पठान हैं और बलूचिस्तान के जो बलोच हैं, क्योंकि ये एक विद्रोही या एक उग्रवादी टाइप का संगठन है, तो इनके साथ लड़ाई लो लेवल पे, एक लो कॉस्ट की लड़ाई लड़ी जा सकती है। भारत के साथ लड़ाई हाई क्वालिटी की, हाई टेक्नोलॉजी की और हाई कॉस्ट की हो जाएगी, और इसका इम्पैक्ट और डैमेजेस बहुत हाई होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक सीमित रहेगी। भारत के हमले फिर इनके शहरों के अंदर तक होने लगेंगे, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसान वाली चीज़ हो जाएगी। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि अब धीरे-धीरे उनके यहाँ ये गिव एंड टेक का जो मूड बन रहा है कि भारत को अगर पीओके लेना है, तो उसको हम पीओके चुपचाप ले लेने दें और अपनी आर्मीज़ हटा लें वहाँ से। और बदले में भारत से कुछ लेन-देन कर लिया जाए। और उस चक्कर में नवाज़ शरीफ को लाने की कोशिश कर रही है आर्मी कि ये प्रधानमंत्री बन जाए, और इसके हाथ से हम लोग ये सौदा और डील करा दें, क्योंकि नवाज़ शरीफ के भारत से रिलेशंस बन जाते हैं। क्योंकि बिज़नेसमैन आदमी है, बात करने में थोड़ा-सा वो पोलाइट है, और वो हाथ-पैर जोड़ कर के काम निकाल लेगा। ये प्रॉब्लम इनको पीपीपी के साथ भी है, और इमरान खान के साथ भी है कि उन दोनों को अगर लीडरशिप में लाते हैं, तो इंडिया की तरफ से खास तौर से बीजेपी और मोदी सरकार जो है, वो उन दोनों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनसे वो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ के साथ क्योंकि मोदी जी ने भी पहले बात की थी, उनके घर भी गए थे, सब कुछ था, तो उसका हवाला देके नवाज शरीफ इनके लिए सेफेस्ट बेट है कि उसको ले आएंगे, तो वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया से कुछ डील कर लेगा। इनकी कोशिश ये है कि पीओके भारत तो ले ही लेगा,
तो ये सोच रहे हैं कि भारत ले लेगा, इससे अच्छा है कि हम खुद बोल दें भारत को कि भाई साहब आप ले लो, बदले में हमें कुछ दे दो। तो सीन कुछ उस टाइप का बनता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। अब इसमें से कितनी चीज़ें खुलेआम होती हैं और कितनी बैकग्राउंड में होती हैं, और पाकिस्तान चाहेगा कि पीओके जाता है जाए, हमारा, क्योंकि अकेला बलूचिस्तान अगर आज़ाद हो जाता है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान पूरी कंट्री का 45% एरिया है। आप समझ लीजिए एक झटके में पाकिस्तान का साइज़ आधा हो जाएगा। और फिर बलूचिस्तान अकेला नहीं जाएगा, ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा जो है, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देगा। उसने अगर डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट, तो वो दूसरा करीब 20% एरिया का, तो इनका 60-65% एरिया चला जाएगा। ये पाकिस्तान जरा सा बचेगा और उसके बाद इनको सिंध रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान की स्थिति वहां पे बहुत बिगड़ जाएगी। तो इसलिए वो इस मूड में है कि किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी गारंटी हो जाए कि भारत किसी तरीके का हस्तक्षेप ना करे, और अमेरिका से इनको कुछ पैसे और मदद मिल जाए, हथियारों की और पैसों की, तो वो ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वाले मामले को रोक सके। अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर ये दोनों आजाद हो जाते हैं, तो आज जो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जियो लोकेशन की अपनी बात करता है कि हमारे यहाँ से सेंट्रल एशिया की एक्सेस है, वो एक्सेस तो भाई साहब आपकी इसके खैबर पख्तूनख्वा के थ्रू आपको अफगानिस्तान होते हुए जाने पे मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा ही अलग हो जाएगा, तो आपकी वो एक्सेस भी खत्म हो जाएगी। फिर तो पाकिस्तान बिल्कुल छोटा सा एक कोने में पड़ा हुआ देश रहेगा, जिसके एक तरफ अफगान और पठान बैठे हैं, दूसरी तरफ इंडिया बैठा है। तो पाकिस्तान उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, और इस समय अब उनके पास समस्या ये हो गई है कि कोई एक चीज उन्हें चुननी है, या तो वो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को रोकने की कोशिश कर लें, और या इधर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए भारत से लड़ लें। तो भारत से लड़ पाना तो संभव नहीं है, तो इसलिए ये उसमें जाने की बात कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल, जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है और बहुत तगड़ी चल रही है, मतलब कूटनीति के मामले में अगर आप बात करें, तो ऐसा ऐसा खेल चल रहा है कि सुन के आपको भी हंसी आएगी, और भारत उसमें बहुत तगड़ा गेम खेल रहा है। तो मतलब आपको मजा आएगा। तो अभी हाल में हुआ ये है कि अमेरिका के अंदर एक समस्या ये हो गई है कि अमेरिका का जो, मैंने आपको बोला, डिपार्टमेंट ऑफ, जो ये है स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, जो विदेश मंत्रालय कह लीजिए, और उसके साथ मिला हुआ जो उनका एक डीप स्टेट है, इन लोगों ने एक जबरदस्ती का पंगा लिया हुआ है इंडिया के साथ। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या है कि ये जबरदस्ती भारत को छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं किसी न किसी इशू को लेकर के, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत एरोगेंटली बिहेव कर रहा है, इंडिया इनकी बातें नहीं सुन रहा है। इनके कई सारे एम्बैरेसमेंट्स जो हैं, इनको ऐसा लगता है कि उसके पीछे इंडिया है। जैसे हाल में यूक्रेन की लड़ाई जो है, उसमें 2 साल के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद आज उसका नतीजा ये है कि 17 से 20% के आसपास जमीन यूक्रेन की रूस के कब्जे में है। अब रूस कहता है कि ठीक है, शांति की बात करनी है, हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तों पे। तो इनको अब मजबूरी में वो उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी, और वो शर्तें यही हैं कि जिस एरिया पे वो उसने कब्जा कर लिया है, वो अब रूस का हो गया। तो ऐसे में यूक्रेन की हार जो है, वो एक शर्मनाक स्थिति है अमेरिका के लिए। इससे पहले वो अफगानिस्तान से भी ऐसे ही मुंह छुपा के भागे थे। तो उसके अफगानिस्तान की बेइज्जती के बाद अब यूक्रेन में युद्ध की हार जो है, वो जो बाइडेन के पास, मतलब एक राष्ट्रपति के हाथ में दो दो हार हैं। वो गले में पहनने वाला हार नहीं, ये कि अफगानिस्तान में भी आपने हार मान के, क्योंकि आप तालिबान से लड़ रहे थे, तालिबान को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान आए थे, और बाद में उन्हीं को सरकार हैंड ओवर करके भागना पड़ा आपको। ऐसे ही आप रशिया से लड़ने गए थे यूक्रेन के थ्रू, और हुआ क्या, यूक्रेन की ही टेरिटरी आपको रशिया को हैंड ओवर करके भागना पड़ रहा है। तो दो शर्मनाक हार अमेरिका के हत्थे चढ़ी है, और यूक्रेन को लेकर के वो ये मानते हैं कि
भारत ने इनका साथ नहीं दिया यूक्रेन के युद्ध में, और रशिया के ऊपर जो इन लोगों ने तेल का सैंक्शन लगाया था, वो भारत ने नहीं माना, और इस कारण से यूक्रेन में इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि रूस को जैसा ये कमज़ोर करना चाहते थे, रूस वैसा कमज़ोर हुआ नहीं। उसका पैसे का फ्लो जो है, वो बना रहा, भारत उसको पैसा देता रहा, और उससे यूक्रेन के अंदर रूस युद्ध लड़ता रहा। तो वो उसके लिए भारत को दोषी मानते हैं। तो ऐसे में इनकी कई सारी चीज़ों में, जबकि इनका जो डीप स्टेट का एक नया डीप स्टेट कह लीजिए आप, जो नई ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो भारत के साथ अलाइन होके चल रही है। लेकिन पुराना वाला जो ये डीप स्टेट है, ये भारत को सबक सिखाने की कोशिशों में लगा रहता है। अब हुआ क्या कि G20 समिट के दौरान मोदी जी की और बाइडेन की मुलाकात हुई, क्योंकि बाइडेन 2 दिन के लिए यहाँ थे, तो 2-3 बार मोदी और बाइडेन की मुलाकातें हुई। तो ऐसे किसी मुलाकात में बात करते-करते वर्बली मोदी जी ने पूछा बाइडेन से कि 26 जनवरी को हमारे यहाँ अगर आप फ्री हैं तो चीफ गेस्ट बन के आएँगे क्या? तो बाइडेन ने भी ऐसे ही बता दिया कि ठीक है, मैं देख करके आपको बता दूँगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर आऊँगा। इतनी एक कैजुअल सी बातचीत हुई, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली डिप्लोमैटिक लेवल पे, जैसे इंडियन एम्बेसी जो है यूएस में, उसने फ़ॉलो अप किया होगा, तो वहाँ पे सीन कुछ ऐसा इंडिया को समझ में आया होगा कि पॉसिबल नहीं है। तो भारत की तरफ से कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं भेजा गया, ये बात यहीं पे खत्म हो गई, और ना उनकी तरफ से कोई उसका एक्सेप्टेंस आया, ठीक है? हुआ ये कि G20 में ही जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, एरिक गारसेटी, उसने मीडिया में बात करते समय ये कह दिया कि मोदी ने बाइडेन को इनवाइट किया है। फिर अभी हाल में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन के यहाँ से व्हाइट हाउस की जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें किसी पत्रकार ने वहाँ पूछ लिया उनके प्रवक्ता से कि बाइडेन 26 जनवरी की परेड में इंडिया जा रहे हैं क्या? तो क्योंकि ऐसी कोई बातचीत तो थी नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ना भारत की तरफ से कोई फॉर्मल इन्विटेशन गया, ना उनकी तरफ से कोई फॉर्मल एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज़ल आया। ना उन्होंने हमने ना माँग उनको लिखित में भेजा, ना उन्होंने उसका लिखित में हाँ या ना में कोई जवाब दिया। बस एक मोदी जी के साथ चर्चा हुई थी, और मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद, क्योंकि इन सब मामलों में होता ये है कि पहले मुँह ज़बानी बातचीत हो जाती है। जैसे हमारे जो दूतावास में राजदूत हैं अमेरिका में, वो व्हाइट हाउस से संपर्क करेंगे कि ऐसा-ऐसा हम लोग इन्विटेशन देना चाहते हैं, तो पॉसिबल है क्या? वो जब बोलेंगे कि हाँ, हाँ, पॉसिबल है, आप भेज दीजिए इन्विटेशन, हम आपको एक्सेप्टेंस भेज देंगे। तो उसके बाद वो भारत को कम्युनिकेट किया जाता है, हमारा दूतावास कहता है, फिर यहाँ से एक इन्विटेशन जाता है, और वो इन्विटेशन वहाँ पे एक्सेप्ट होता है, और उसके बाद वो रिप्लाई में अपना एक लेटर देते हैं कि हाँ जी, हम आने को तैयार हैं, और ये हमारा शेड्यूल रहेगा। हम इस तारीख को इतने बजे लैंड करेंगे, इस तारीख को इतने बजे हमारा प्लेन टेक ऑफ कर देगा। ये नॉर्मल तरीका होता है। तो वर्बल बातचीत में अब अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों नहीं आना चाहते हैं, तो एक उनके यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, साल में 1 बार राष्ट्रपति का भाषण होता है, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। उसमें उनकी पूरी जो संसद के दोनों सदन हैं, वो इकट्ठा बैठते हैं, और राष्ट्रपति उसमें पूरे देश का जो हाल है, मतलब जैसे हमारे यहाँ बजट भाषण होता है, उस टाइप का एक भाषण होता है, लेकिन राष्ट्रपति देते हैं, जिसमें वो पूरे देश की पॉलिसी, नीति और एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, हर चीज़ पे बात करते हैं कि क्या स्थिति है देश की, है ना? और उनकी सरकार ने क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं। तो 30 जनवरी को उनका स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है, और उसके पहले मतलब 5-7 दिन, 8 दिन बहुत उसकी मैनेजमेंट होती है कि क्या बोलना है, कैसे करना है, उस पे क्या सपोर्ट मिलेगा, किस हाउस में कितने लोग हमारे रहेंगे सपोर्ट में, कितनी तालियाँ बजेंगी, किस-किस पॉइंट पे क्या होना है। वो बहुत सारी रिहर्सल्स और डिस्कशंस और बहुत कुछ होता है वहाँ। तो ऐसी हालत में अगर 30 तारीख को है स्टेट ऑफ द यूनियन, तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो बाइडेन आ जाएँ, और अभी हाल ये है कि भयानक युद्ध टाइप का मचा हुआ है उनके यहाँ,
बजट से लेकर के पैसे के सैंक्शंस को लेकर के इनके बिल्स पास नहीं कर रही है जो सेनेट है, क्योंकि रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी है उसमें। इनके ऊपर, बाइडेन के ऊपर इम्पीचमेंट लाने की चर्चा चल रही है, डिस्कशन हो रहा है कि इनको इम्पीच कर देना है। तो बहुत सारे मामले चल रहे हैं, तो भारत ने शायद नहीं भेजा होगा। अब वहां से उनके तरफ से बोल दिया गया कि नहीं आ रहे हैं बाइडेन, और उसको हमारी मीडिया समेत, जो होस्टाइल मीडिया है इंडिया के, उसने ऐसे प्रेजेंट किया कि भारत ने इनवाइट किया था और अमेरिका ने ना कर दी, और भारत को बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। अब क्या ऐसा था नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। अब कल क्या हुआ कि भारत ने अचानक एक इनविटेशन रिलीज किया है, और ये बताया है कि 26 जनवरी को भारत में परेड के चीफ गेस्ट होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। अब इमैनुअल मैक्रों को क्यों चुना गया? तो आपको पता है, फ्रांस से हमने रफाल्स खरीदे। अभी 26 या 27 और रफाल हम खरीद रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नए। ठीक है ना? तो उसका ऑर्डर भी हो जाएगा। भारत की तरफ से इंक्वायरी इशू हो गई है, फ्रांस उस पर एक्सेप्टेंस का एक चिट्ठी देगा, प्राइस कोट करेगा और डन हो जाएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। तो वो होने वाला है। अच्छा, फ्रांस से अमेरिका बहुत ज्यादा चिढ़ता टाइप का है। पहले भी अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड था रफेल की जगह अपने प्लेन्स बेचने के लिए। इंडिया रफेल चूज किया इंडिया ने, और इस बार फिर वो एयरफोर्स, ये जो नेवी है, नेवी के लिए अमेरिका अपने प्लेन्स बेचना चाहता था। इंडिया ने फिर रफेल को चूज किया है। तो इंडिया को जब कान के नीचे देना होता है डिप्लोमेसी में अमेरिका को, तो इंडिया फ्रांस के थ्रू एक गेम खेलता है, और फ्रांस को भी ये पता है बहुत अच्छे से। जैसे अभी एयर इंडिया, विस्तारा, इन लोगों ने, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया लेने के बाद एक डिक्लेयर किया कि वो 1000 प्लेन खरीदेंगे, और 1000 प्लेन्स का ऑर्डर जो है, तो वो उन्होंने करीब 500 एयरबस और बोइंग दोनों को दिया, या ऐसा कुछ बांट के दिया। उसके बाद 500 ही प्लेन्स का ऑर्डर इंडिगो देने वाली थी, इंडिगो एयरलाइंस। तो उसको फिर भारत ने डाइवर्ट कर दिया कि एयरबस की तरफ ज्यादा जाओ, क्योंकि अमेरिका को सबक सिखाना था। तो उनका ऐसा हुआ कि उन्होंने 25 बोइंग का ऑर्डर दिया, और बाकी 480, 90, 75 जो भी है वो फ्रांस को दे दिया, एयरबस को दे दिया। तो अक्सर इंडिया जो है वो फ्रांस को यूज करता है इनको काउंटर करने के लिए, अमेरिका को। ऐसे ही ये बांग्लादेश में खुराफात करने की कोशिश कर रहे थे कि शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। खालिदा जिया को लाने की कोशिश कर रहे थे। खालिदा जिया के पीछे कट्टरपंथी इस्लामी जमातें हैं, और भारत को ही पता था कि अगर ये आएगी तो उसका एटीट्यूड हमेशा भारत के खिलाफ रहता है, और प्रो चाइना हो जाता है बांग्लादेश फिर उनके अंडर में। तो भारत नहीं चाहता है कि वो आए, लेकिन अमेरिका बहुत लगा हुआ है कि खालिदा जिया और वो इस्लामी जमातें जो हैं वो आ जाएं। ऐसे में इंडिया ने रशिया को एक इशारा किया, और रशिया ने इशारा समझा, और यूक्रेन युद्ध के चलते हुए भी रशियन नेवी की जहाज जो है वो अचानक आके बांग्लादेश में खड़े हो जाते हैं, और अमेरिका को एक मैसेज मिल जाता है कि भाई साहब, अगर आप हमारे बैकयार्ड में आकर के ये खुराफातें करना शुरू करेंगे हमारे पड़ोसी देशों के अंदर, कि हमारी फेवर की सरकार गिरा करके आप हमारी एंटी सरकार लाने की कोशिश करोगे, तो फिर हम यहाँ पे रशिया को भी अलाउ करेंगे कि वो भी आकर के गेम्स खेलेगा। तो वो अमेरिका को हमने जहां जरूरत होती है, हम रशिया को भी यूज करके इनको दे देते हैं कान के नीचे। लेकिन ये लोग बेचारे, क्या है कि इनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं बहुत सालों से। इनका जो नया डीप स्टेट है उसको पता है कि नया भारत क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, और उसके साथ हमको कैसे चलना है। लेकिन ये पुराने वाले जो हैं, इनको अभी भी वो कांग्रेस के जमाने की आदत लगी हुई है कि हम इंडिया को थोड़ा सा डराएंगे, धमकाएंगे, और इंडिया
हाथ जोड़ के भाई साहब करता हुआ पीछे पीछे घूमने लगेगा। तो वो हो नहीं रहा है। अब ये भारत को कुछ धमकाने की कोशिश करते हैं, भारत पलट के उससे ऊंची आवाज में इनको धमका देता है। तो इनको लगता है यार ये मान क्यों नहीं रहा बात, ये सुनता क्यों नहीं अब हमारी, डरता क्यों नहीं हमसे। ये वो वाली चीज है। तो ये इसलिए कोई ना कोई खुराफात करते रहते हैं। अब जैसे अभी रेड सी वाला एरिया है, यमन वाला, जो जहां पे ये इसराइल की लड़ाई चल रही है, तो उस चक्कर में वो हूती विद्रोहियों ने दुनिया भर के जो कमर्शियल शिप्स हैं उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं, अ, ये हमास के समर्थन में। तो उसमें भी अमेरिका ने 10 देशों का एक अलायंस बना करके कि 10 देश अपनी अपनी नेवी के शिप्स लेकर आएंगे और वो चौकीदारी करेंगे। उस अलायंस में भी अमेरिका ने बोला इंडिया को कि आप भी शामिल हो जाओ इस अलायंस में, अपने शिप भेज दो। इंडिया ने बोला वो हम देख लेंगे, अलायंस अलायंस में हमको शामिल होने की जरूरत नहीं है, और हमारा भी ट्रैफिक वहां से गुजरता है तो शिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। इंडिया ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर्स वहां पे भेजे हुए हैं, मिसाइल मिसाइल लेकर के वो लोग खड़े हैं यमन के सामने। और अभी पता चला है कि एक और मिसाइल कैरियर बोट इंडिया ने तीसरी भी भेजी है वहां। तो इंडिया भी वहां पे है, 10 देशों की नेवीज वहां पे हैं, सब कुछ है, लेकिन 10 देशों का जो अलायंस अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ है, भारत उससे बाहर खड़ा है। भारत उनको ये समझा रहा है अमेरिका को कि भाई साहब, हमें आपके नेतृत्व वगैरह की जरूरत नहीं है, एज ए फ्रेंड एज ए पार्टनर हम आपको सहयोग करेंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से अपने शिप्स को तो प्रोटेक्शन देने में हम सक्षम हैं। और आप देखेंगे कि भारत के वहां खड़े होने के बाद, क्योंकि हूतियों का कंट्रोल जो है वो ईरान के थ्रू होता है, भारत नहीं चाहता है कि अमेरिका और ईरान के किसी टकराव में भारत किसी तरीके से इनके साथ किसी अलायंस में जुड़ा रहे और उसको जुड़ना पड़ जाए ईरान के खिलाफ किसी लड़ाई में। तो भारत अपने आप को अलग रखेगा, और क्योंकि भारत अलग रखेगा तो ईरान को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, उसके बाद हूतियों को हिंदी में समझा दिया जाएगा कि सबको कुछ भी करते रहना, कोई भी शिप अगर इंडिया से आ रहा है, इंडिया से जा रहा है, या इंडिया का कोई कनेक्शन है, तो उसकी तरफ देखना भी मत। तो वो इंश्योर करने के लिए इंडिया ने अपने 3 शिप्स वहां पे भेज दिए हैं। और जब हमारे पास ये क्षमता है कि हम ईरान के थ्रू भी हूतियों को चाबी भर सकते हैं, और अदरवाइज भी हम मिलिटरली इतने सक्षम हैं कि अगर ईरान का वो नहीं होता है, या ये लोग कोई गलती से भी गलती कर देंगे हूती, तो इनको तुरंत सबक सिखाने के लिए, ठोकने के लिए हमारी प्रेजेंस वहां होनी चाहिए, और है। और अभी भारतीय नेवी ने एक शिप को रेस्क्यू किया भी। तो वहां पे भी इंडिया ने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मैनूवर्स के हिसाब से अमेरिका को समझा दिया है कि भाई साहब, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत है। तो बड़ी मजेदार स्थिति बनी हुई है, देखते जाइए। और क्या है कि ये सब एंगल्स जो है कि हम आज कितना अपने आप को बदल चुके हैं, कि कहाँ आज हमसे अमेरिका परेशान होकर के बैठा है कि हम अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं। वो अब हर तरह से साम दाम दंड भेद करने की कोशिश करके देख रहे हैं कि किसी चीज से दबाव में भारत आ जाए। भारत किसी दबाव में इनके नहीं आ रहा है, उल्टे इनको हर चीज पे और उल्टा काउंटर करता जा रहा है। तो ये खेल चलता रहेगा। हालांकि अब बाइडेन साहब की सरकार कुछ दिनों की है, अगले साल उनके यहाँ भी चुनाव है। हमारे यहाँ का तो उनको भी पता है कि हमारे यहाँ के चुनावों में 99% यही सरकार इसी ताकत के साथ फिर वापस आ जाएगी। लेकिन उनके यहाँ बाइडेन साहब लौट के वापस आएंगे कि नहीं, इस पे एक बहुत बड़ा संशय है। और मतलब अगर डेमोक्रेट पार्टी जीत भी जाती है तो बाइडेन साहब राष्ट्रपति होंगे कि कोई और होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर वो नहीं जीतती है तो फिर ट्रम्प या रिपब्लिकन पार्टी से कोई आएगा। तो वो भारत को देखना है कि वहां पे क्या सत्ता परिवर्तन होता है। अमेरिका की जहां तक बात है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत में तो कोई सत्ता परिवर्तन होता अभी दिख नहीं रहा। तो इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।